नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुन्ना भाई को अरेस्ट किया गया है। वहीं प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुन्ना भाई अरेस्ट हुआ है और दूसरे के स्थान पर दे रहा था परीक्षा। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रतापगढ़ से खबर सामने आई है, जहां पर अंग्रेजी की परीक्षा दे रहा था मुन्ना भाई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं केंद्र व्यवस्थापक की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई और बागराय थाने के आरपीडी इंटर कॉलेज का ये मामला है, जहां पर दूसरे के स्थान पर एक दूसरा शख्स पेपर दे रहा था, जिसके बाद मुन्ना भाई को अरेस्ट कर लिया गया। और ये प्रतापगढ़ से ये मामला सामने आया, जहां पर दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा था शख्स, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और अंग्रेजी की परीक्षा दे रहा था मुन्ना भाई, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और बागराय थाने के आरपीडी इंटर कॉलेज का ये मामला है और केंद्र व्यवस्थापक की शिकायत पर यह गिरफ्तारी हुई और बागराय थाने के आरपीडी इंटर कॉलेज का ये मामला है, जहां पर यह गिरफ्तारी हुई है। और वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7 अप्रैल का दिन विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण है और हर साल 7 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देश के सभी लोगों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं दी। और वहीं ट्वीट्स की एक श्रृंखला में पीएम ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को श्रमिकों के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस की सभी को शुभकामनाएं और मैं कामना करता हूं कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो। और आज का दिन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त करने का भी है और ये उनकी कड़ी मेहनत है जिसने हमारे गृह को सुरक्षित रखा। और वहीं पीएम मोदी ने ये भी कहा कि भारत सरकार देश के हेल्थ के ढांचे को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है और उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के सभी नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जा सके। और वहीं पीएम मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि हमारा देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पीएम जन औषधि जैसी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा पर हमारा ध्यान गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए महत्वपूर्ण बजट सुनिश्चित करता है और साथ ही हम समग्र स्वास्थ्य को और बढ़ावा देने के लिए अपने आयुष नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 8 सालों में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में तेजी से बदलाव आया और इस बीच कई नए मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत की गई है और स्थानीय भाषाओं में चिकित्सा के अध्ययन को सक्षम बनाने के लिए हमारी सरकार के प्रयास अनगिनत युवाओं की आकांक्षाओं को पंख देंगे। और वहीं अब खबर श्रीलंका से है, जहां पर श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच हालात संभालने में नाकाम वहां की सरकार ने विद्रोह का ठिकरा अब विपक्ष के सिर पर फोड़ दिया और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की इस्तीफा देने को तैयार नहीं है और सड़क से लेकर संसद तक श्रीलंका विरोध की आग में धधक रहा है। और आर्थिक हालात पर श्रीलंका की संसद में बुधवार को शुरू हुई चर्चा आज भी जारी रहेगी और वहीं आम नागरिक, टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, बैंक कर्मचारी या फिर होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हर कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए हैं। और वहीं श्रीलंका में पैदा हालातों को लेकर संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभ्यवर्धन ने चेतावनी दी है कि ये बस एक शुरुआत है और अगर ऐसे हालात ऐसे ही रहे तो देश में भोजन, गैस और बिजली की कमी हो जाएगी और तेजी से भुखमरी फैलेगी। और वहीं गौरतलब है कि 225 सदस्यों वाली श्रीलंका की संसद में बहुमत के लिए 213 सदस्यों की जरूरत पड़ती है। वहीं सत्ताधारी श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना पार्टी SLPP के पास 117 सांसद है। इसके अलावा
उसे 29 अन्य सहयोगी सांसदों का भी समर्थन हासिल था, लेकिन मौजूदा आर्थिक संकट के बीच 42 सांसद सरकार का साथ छोड़ चुके, यानी श्रीलंका की राजपक्षे सरकार अब बहुमत खो चुकी है। लेकिन राजपक्षे सरकार ने इस्तीफा नहीं देने के फैसले पर अड़ी हुई है और यहाँ तक कि देश में जारी हिंसा का ठिकरा भी उन्होंने विपक्षी पार्टी पर फोड़ दिया। और दूसरी तरफ राजपक्षे ने विरोधियों ने श्रीलंका में मध्यावधि चुनाव करवाने की भी मांग उठाई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अनाज और सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं और दूध की कीमतों में आए उछाल से बच्चों का पेट भरना भी अब मुश्किल हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में पावर कट होने से सब कुछ ठप पड़ा हुआ है और आम से लेकर खास गर्मी के मौसम और आर्थिक संकट के डबल अटैक से जूझ रहे हैं और ना तो सत्ता पक्ष और ना ही विपक्ष के पास इस संकट से निकलने का कोई रास्ता है। और ऐसे में लग रहा है कि श्रीलंका के लोगों को अब ऊपर वाले का ही सहारा है। वहीं लखीमपुर खीरी से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की लखीमपुर खीरी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर अज्ञात बदमाश ने 26 वर्षीय युवक को गोली मारी। इस वक्त की लखीमपुर खीरी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने 26 वर्षीय युवक को गोली मारी और युवक को जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर से आ रही है, जहां पर अज्ञात बदमाश ने एक 26 वर्षीय युवक को गोली मारी, जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। और वहीं गांव कंचनपुर के प्रधान से मिलने गया था युवक, जिसके बाद वापस लौटते समय रास्ते में बदमाशों ने उसे गोली मार दी, जिसके बाद गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। और जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस बल भी पहुंची। और इसके अलावा आपको बता दें कि दोरहरा कोतवाली के सेमरी छंगापुरा गांव का ये मामला है, जहां पर बदमाशों द्वारा एक युवक को निशाना बनाया गया और सरेआम उसे गोली मारी गई, जिसके बाद अब उसकी अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो चुकी है। और वहीं बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई में केस दर्ज किया गया और दोनों के खिलाफ ये केस ट्रॉम्बे पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 420, 406 और 34 के खिलाफ पूर्व सैनिक भवन भोसले ने केस दर्ज कराया। और वहीं किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया पर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने 57 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। वहीं ईडी की ओर से भूमि सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर बड़ा आरोप लगाया था। और वहीं सवाल किया था कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए जो पैसे जमा किए थे वो कहां गए। और संजय राउत ने किरीट सोमैया पर हमला बोलते हुए कहा था कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए बीजेपी ने मुहिम चलाई थी और लोगों से पैसे भी जमा किए थे और पैसे राजभवन में जमा होने थे। और किरीट सोमैया ने तब राजभवन में पैसा जमा करने की बात कही थी, लेकिन जब राजभवन से जानकारी मांगी तो ऐसा किसी पैसे की जानकारी नहीं मिली। और वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया था कि 57 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उन्होंने इस मामले में जांच की मांग भी की थी और आरोप लगाया है कि किरीट सोमैया ने जमा किए हुए पैसे अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। और जिसके बाद बुधवार देर रात किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। और वहीं बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने करौली में हुई हिंसा पर गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। और उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने 4000 करोड़ मस्जिदों को दिया, जबकि मस्जिदों में भारत विरोधी गतिविधियां संचालित होती। और वहीं साथ ही आहूजा ने कहा कि करौली में कैला देवी के मंदिर को क्षति पहुंचाने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और वहीं अलवर के रामगढ़ विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं ज्ञानेंद्र आहूजा और अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। वहीं आहूजा ने जेएनयू दिल्ली में हजारों
कंडोम मिलने के आरोप लगाए थे, तब वो पूरे देश में इस बयान को लेकर चर्चा में रहे थे। और वहीं ज्ञानदेव आहूजा लव जिहाद से लेकर गोक्षे और विभिन्न मुद्दों पर अपने बयान जारी करते हैं। और वहीं एक बार फिर ज्ञानदेव आहूजा ने गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए कई विवादित बयान दिए। वहीं आहूजा ने गहलोत सरकार द्वारा रमजान में 24 घंटे बिजली दिए जाने की घोषणा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। दरअसल आहूजा बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर रामगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि करौली में जो कैला देवी का मंदिर है, जो धार्मिक स्थल है, वहां पर हिंसा आगजनी करने वाले देशद्रोही लोगों को कठोर सजा जो है वो दी जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद में इन लोगों को शिक्षा दी जाती है कि हिंदू काफिर और हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाए और जबरन निकाह किया जाए और हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए। वहीं ज्ञानदेव आहूजा ने यह भी कहा कि विशेष समुदाय से जुड़े समाज के लोगों ने आगजनी कर जो तांडव किया है, लेकिन गहलोत सरकार 90% हिंदुओं को की चिंता न करते हुए विशेष वर्ग का ध्यान रख रही है। और शर्म की बात तो यह है कि गहलोत सरकार ने 4000 करोड़ रुपए प्रदेश के मदरसों को दिए, जहां देश विरोधी गतिविधियां संचालित होती है। और वही आहूजा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में राजस्थान के घनी आबादी वाले मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में बिजली 24 घंटे दी जाए, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। हालांकि सरकार ने विवाद बढ़ता देख कुछ को घंटे के अंदर ही सरकार ने नोटिस बदल दिया तो नया नोटिस जारी किया था, जिसमें रमजान के साथ साथ नवरात्रि पर भी बिजली नहीं काटे जाने का जिक्र था। और वहीं इस बीच एक रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि रायबरेली से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि एसओजी में तैनात 3 सिपाही को लाइन हाजिर किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है, जहां पर एडीजी ने तैनाती समयावधि की रिपोर्ट तलब की थी। इस वक्त ये रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसओजी में लंबे समय से तैनात थे सिपाही, जिसके बाद अब 3 सिपाहियों को लाइन हाजिर का ऑर्डर मिला है। रायबरेली से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लाइन हाजिर किया गया 3 सिपाहियों को 3 लाइन हाजिर किया गया। एसओजी में तैनात 3 सिपाही लाइन हाजिर किए गए हैं। इस वक्त ये रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एडीजी ने तैनाती समयावधि की रिपोर्ट तलब की है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसओजी में लंबे समय से तैनात थे सिपाही, जिसके बाद अब उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। पीएम मोदी से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हरियाणा के सांसदों से मुलाकात की है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर पीएम मोदी ने हरियाणा के सांसदों से मुलाकात की और वहीं पीएम आवास पर हरियाणा के सांसदों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। और वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सांसदों के साथ पीएम मोदी ने नाश्ता भी किया। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा की राजनीति पर पीएम मोदी ने सांसदों से चर्चा की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर हरियाणा के सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की। और वहीं आपको बता दें कि पीएम आवास पर हरियाणा के सांसदों ने पीएम मोदी से ये मुलाकात की। और वहीं आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति को लेकर भी पीएम मोदी से हरियाणा के सांसदों ने चर्चा की है। इसके अलावा आपको बता दें कि हरियाणा के सांसदों ने पीएम मोदी के साथ नाश्ता भी किया है। ये हरियाणा की राजनीति पर पीएम मोदी ने विचार और चर्चा की। और वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी की हरियाणा के सांसदों से मुलाकात काफ़ी अहम भी मानी जा रही है। और वहीं पीएम आवास पर हरियाणा सांसदों की ये मुलाकात हुई है, जिसके बाद पीएम मोदी के साथ हरियाणा के सांसदों ने नाश्ता भी किया है। और वहीं मथुरा जिले के तहसील गोवर्धन में 100 करोड़ की लागत से नया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन संत समाज और क्षेत्र के उद्यमियों की उपस्थिति में किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि इलाके के आईएएस कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने अपनी 5 एकड़ जमीन
हॉस्पिटल के निर्माण के नाम कर दी। और वहीं बताया जा रहा है कि यह हॉस्पिटल 2 साल में बनकर जरूरतमंद और आम लोगों के लिए सेवा प्रदान करने लगेगा। कल्याणम करोति द्वारा बहुत समय से मथुरा में एक सुपर स्पेशलिटी नेत्र चिकित्सालय कल्याणम करोति द्वारा बनाए जाने की संकल्प किया गया था, परंतु इस काम को भूमि खंड न मिल पाने के कारण से देरी हो रही थी। सौभाग्य से हमें मथुरा वृंदावन मथुरा गोवर्धन रोड पर एक भूमि खंड प्राप्त हो गया और 13 दिसंबर को परम पूज्य स्वामी गुरसनाथ जी महाराज के कर कमलों से परम पूज्य बाबा बलराम दास जी महाराज, परम पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज और स्वामी महेशानंद जी की अध्यक्षता में भूमि पूजन का काम किया गया। आज 6 अप्रैल को नव दुर्गा के अवसर पर संस्था के द्वारा निर्माण कार्य को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग कार्य का आज से शुभारंभ कर रहे हैं। कल्याणम करोति आपको बता दें कि 100 करोड़ की लागत से मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाया जा रहा है और वहीं आपको बता दें कि इस अस्पताल के बारे में बताया गया कि 2 साल में यह अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि करीब 100 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बनाया जा रहा है और वहीं आपको बता दें कि इस अस्पताल के बनने से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि आम लोगों को इसमें कई तरह के जो इलाज है उसकी सुविधा मिलेगी। और वहीं आपको बता दें कि करीब भूमि पूजन करते हुए इसका शुभारंभ किया गया और वहीं 2 साल में बनकर यह अस्पताल तैयार हो जाएगा। और ये मथुरा का है, जहां पर मथुरा में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल बन रहा है। करीब 100 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बनाया जा रहा है, जो बताया गया कि 2 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि सेवा प्रदान भी आम लोगों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए सेवा प्रदान करने लगेगा। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। वहीं आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर हमले को लेकर अखिलेश का बयान सामने आया था, जिसके बाद अखिलेश के बयान पर अब उप मुख्यमंत्री का पलटवार भी सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मंदिर पर जो हमला हुआ वो गंभीर घटना है, ये उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया है। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उप मुख्यमंत्री का बयान सामने आ रहा है और वहीं अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। और अखिलेश यादव को ऐसी टिप्पणी करनी नहीं चाहिए थी, ये अखिलेश यादव पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। मैं उनके बयान की निंदा करता हूं, ये केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। और वहीं आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर हमले को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया था, जिसके बाद अब अखिलेश के बयान पर उप मुख्यमंत्री का पलटवार सामने आया है। वहीं श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं और सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निवास में घुसने की कोशिश की है और हालत इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पुलिस ने उन्हें काबू करने के लिए गोलियां तक चला दी। और श्रीलंका के बिगड़े हालातों को समझेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। श्रीलंकाई परिवारों ने अपना देश छोड़ना शुरू कर दिया और वो अवैध रूप से भारतीय तटों पर पहुंचने लगे। और ऐसा करने के पीछे कारण है श्रीलंका में आवश्यक आपूर्ति के सामानों की भारी किल्लत और आसमान छूती महंगाई। श्रीलंका का विदेश भंडार इस वक्त अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है
और घटते विदेशी मुद्रा भंडार, बेतहाशा बढ़ती कीमतों और भोजन सामग्री की कमी की संभावनाओं के बीच राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे की सरकार कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि श्रीलंका के नेता इन हालात के लिए कोरोना को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, लेकिन आलोचक इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहरा रहे हैं। तो वहीं विपत्ति काल में श्रीलंका सरकार की निगाहें अब भारत की ओर हैं। तो वहीं ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर श्रीलंका के मित्र देश चीन और पाकिस्तान इस मामले में सक्रिय क्यों नहीं है और इसके पीछे के बड़े कारण क्या हैं? क्या भारत की मदद से कोलंबो और नई दिल्ली के रिश्तों में सुधार आएगा? दोनों देश अपने मतभेदों को भुलाकर फिर एक दूसरे के निकट आएंगे। तो आपको बता दें कि श्रीलंका के आर्थिक संकट पर असर उसके विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। श्रीलंका की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिल रहे हैं और यही कारण है कि चीन की ओर जाता श्रीलंका अब भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की जुगत में है और इसके पीछे ड्रैगन की कर्ज नीति और भारत की मोदी सरकार की पड़ोसी मुल्कों के साथ सकारात्मक रुख की नीति जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हाल के सालों में नई दिल्ली और कोलंबो के रिश्ते बहुत मधुर नहीं रहे। खासकर मैत्रीपाला सिरिसेना के कार्यकाल में भारत और श्रीलंका के संबंधों में गिरावट आई है और इसकी वजह ये थी कि सिरिसेना का झुकाव चीन की ओर था और अब बेकाबू महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और वहीं प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और बेकाबू महंगाई और किल्लत से निपटने के लिए श्रीलंका सरकार के रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं और देश में आजादी के बाद के सबसे खराब हालात ये बताए गए हैं। दरअसल कोलंबो में गुरुवार रात हालत बिगड़ने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि शुक्रवार सुबह से इसे हटा भी दिया गया और राष्ट्रपति निवास के आसपास के इलाकों में आगजनी के बाद वाहन का मलबा पड़ा नजर आया। गुरुवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी कोलंबो में उनके आवास पर धावा बोलने की कोशिश की और उन्हें काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले आंसू गैस छोड़ी और फिर पानी की बौछारें की। प्रदर्शन के वक्त राजपक्षे अपने आवास पर नहीं थे और नारेबाजी करती भीड़ ने राजपक्षे से सत्ता छोड़ने की मांग की और देश में हालत लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिलने के कारण सार्वजनिक बसें और अन्य वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। देश के 2/3 बसों और वाहनों का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इनके संचालकों का कहना है कि आज से 2 छुटपुट बसें भी नहीं चल सकेंगी और साथ ही श्रीलंका की सरकारी बिजली कंपनी ने जनरेटरों के लिए बिजली नहीं मिलने से 12 घंटे की कटौती भी शुरू कर दी और यह देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कटौती है और 20 विद्युत जोनों में 4 घंटे बारी बारी से कुल 12 घंटे कटौती का ऐलान किया गया है और हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि श्रीलंका में महंगाई और आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 254 रुपए और वहीं 1 लीटर दूध 263 रुपए में बिक रहा है और लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी करीब 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। और यही नहीं, 1 किलो चावल और शक्कर की कीमत करीब 290 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। तो वहीं चीन समेत कई देशों के कर्ज तले दबे श्रीलंका का जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटकर 2.36 अरब डॉलर रह गया था, जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है और विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ही देश में ज्यादातर जरूरी सामानों, दवा, पेट्रोल, डीजल का विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के